हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस के एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के बारे में। बेटा, आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अपना एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना वो है बेटा रिफ्रैक्शन। आज का टॉपिक है बेटा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बेटा, रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा पता चल जाए कि रिफ्रैक्शन हम किस सेंस में देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेटा टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पॉइंट लिख लेते हैं। बेटा, जो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया था आप लोगों को। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये है बेटा स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, अब इसके बाद ना हम कुछ एग्जांपल्स देखते हो। बेटा, एग्जांपल किस चीज़ के होंगे? वो एग्जांपल होंगे रिफ्रैक्शन के। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं बेटा। मान लिया हमारे पास एक बीकर है, और बेटा ये एग्जांपल्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में देखे हुए हैं। ठीक है बेटा, जब आप इसके अंदर एक पेंसिल डालते हो, मान लिया ये यहाँ तक फिल है, इसके अंदर वाटर है। ठीक है बेटा, ये एक हमारा बीकर है और इसके अंदर क्या है? ये वाटर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है बेटा। जब इसमें आप पेंसिल डालोगे बेटा, जब आप इसमें ऐसे पेंसिल डालते हो तो बेटा पेंसिल तो डाली तो आपने ऐसे है ना। पेंसिल के अलावा कुछ भी डाल सकते हो। मान लिया ये हमने एक पेंसिल इसके अंदर ऐसे डाल दी है, लेकिन आपको दिखती कैसी बेटा? ये आपको दिखती है ऐसी। पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिखती है ना। जो आपको दिखेगी वो बेटा कुछ ऐसी पेंसिल दिखेगी, ऐसे मुड़ी हुई, है ना। तो बेटा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होता है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। ये क्या है? ये है पेंसिल। अब बेटा एक चीज़ और देखते हैं, ये तो आपने प्रैक्टिकल भी कर रखा होगा। बेटा सेम एक बीकर लेना है ग्लास का, इसमें क्या भर देना है? पानी। ठीक है, वाटर डाल देना है इसमें। और ये बेटा बीकर किस चीज़ का है? शीशे का। मतलब हमें दिखना चाहिए अंदर क्या है। ठीक है बेटा, जब आप इसमें मान लिया इस बार हम डालते हैं एक लेमन। ठीक है बेटा, जब हम इसमें एक नींबू डालते हैं तो बेटा जब तक लेमन आपके हाथ में था, लेमन का साइज़ तो इतना था, लेकिन जैसे ही आप उसे इस बीकर में डालोगे बेटा आपको इसका साइज़ बड़ा दिखेगा। दिखता है ना बड़ा? ये आप घर पे भी करके देख सकते हो। जब आप किसी भी चीज़ को पानी में डालोगे, उस बीकर में डालोगे, और फिर आप उस ऑब्जेक्ट को देखो तो बेटा उसका साइज़ बड़ा दिखेगा। यहाँ पे हमने कौन सा ऑब्जेक्ट लिया है? लेमन। ठीक है, ये भी बेटा किसकी वजह से हो रहा है? इसका भी रीज़न वही है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल और देखते हैं। बेटा कभी आपने स्विमिंग पूल पे नहाने गए हो तो बेटा आपने देखा होगा, जब हम मान लिया यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, और स्विमिंग पूल में इतना पानी भरा हुआ है। जब ये स्विमिंग पूल की हाइट को देखता है तो बेटा हाइट इसे दिखती है इतनी, कि ये स्विमिंग पूल की हाइट कितनी, बस ये तो यहाँ तक ही है। लेकिन जैसे ही वो जंप मारता है बेटा उससे पता चलता है स्विमिंग पूल तो और भी ज़्यादा गहरा है ना। ऐसा क्यों होता है बेटा कि जो स्विमिंग पूल की हाइट है वो हमें कम दिखाई देती है? इसका भी बेटा सेम रीज़न है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हमने इतने सारे एग्जांपल्स तो देख लिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या क्या होता है। ठीक है, इन एग्जांपल्स को आप लोग लिख लेना बेटा। ये है बेंडिंग ऑफ, लिख देता हूँ मैं इसको। द पेंसिल अपीयर्स टू बी बेंड। इस एग्जांपल में क्या हो रहा था बेटा? द पेंसिल अपीयर्स टू बी बेंट। मतलब बेटा पेंसिल जो है कैसी दिखती है? मुड़ी हुई। ठीक है, इसमें क्या दिखता है?
साइज ऑफ लेमन अपीयर टू बी लार्ज। ठीक है बेटा, इसमें हमें जो भी आप ऑब्जेक्ट डालोगे स्पीकर में उसका साइज़ हमें बड़ा दिखेगा। रीज़न वही है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बेटा पहला एग्जांपल था, ये बेटा दूसरा एग्जांपल था, और ये बेटा तीसरा एग्जांपल है। ये किसका बेटा? हाइट ऑफ स्विमिंग पूल। हाइट ऑफ स्विमिंग पूल appear less than ओरिजिनल। ठीक है बेटा, जितनी ओरिजिनल इसकी हाइट होगी, स्विमिंग पूल की जो हाइट है जितनी ओरिजिनल होगी उससे कम दिखेगी। रीज़न वही है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बेटा क्वेश्चन आ सकता है कि स्विमिंग पूल की हाइट हमें कम क्यों दिखती है। मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, अलग अलग ऑप्शन दे देगा, कहीं पे लिख देगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेकंड कर देगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा कंफ्यूज मत होना, रिफ्लेक्शन अलग चीज़ है, रिफ्रैक्शन अलग चीज़ है। तो बेटा इन सब का आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के साथ कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है बेटा, ये तो एग्जाम्पल हो गए। अब बेटा इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं कि रिफ्रैक्शन एक्चुअली है क्या चीज़ जो हमें ऐसे चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, अब लिख लेते हैं बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो आपका फिनोमिना है वो है बेटा बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट enters obliquely बेटा वो स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, इसको ठीक कर लेना, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, obliquely from one transparent medium to another। ठीक है बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ओब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अब बेटा देखो, मान लिया ये एयर है और ये वाटर है। ठीक है, जब इसके ऊपर लाइट आती है, ये इंसिडेंट है बेटा। अब बेटा ये मीडियम 1 हो गया, ये एयर है, और ये आपका मीडियम 2 हो गया जो कि यह है पानी। ठीक है, अब बेटा हमें पता है लाइट तो हमेशा सीधी ट्रैवल करती है, ऐसे जाना चाहिए था, है ना, लेकिन लाइट ऐसे नहीं जाती। लाइट बेटा यहाँ से बेंड हो जाती है, ऐसे जाएगी लाइट, लाइट ऐसे जाएगी बेटा, बेंड हो जाएगी लाइट। ठीक है, ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ओब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर। ठीक है, इस डायग्राम को एक बार और अच्छे से बना लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। ठीक है, ये बेटा ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। ठीक है, लाइट ऐसे आ रही बेटा, ये लाइट आई, इंसिडेंट है ये। ठीक है, जाना सीधा चाहिए था, ऐसे कैसे, लेकिन ये हो गई बेटा बेंड, लाइट ऐसे जाएगी। ठीक है, और इस लाइट को बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये कौन सी थी? इंसिडेंट रे। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया हो कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अब बेटा ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है बेटा? रीज़न है बेटा
बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। इसका रीज़न बेटा नीचे लिख लेते हैं। रीज़न क्या है? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, ये आपको रीज़न याद रखना है कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है। रिफ्रैक्शन बेटा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है सबसे मैक्सिमम स्पीड किस में होगी? वैक्यूम में, है ना। वैक्यूम में होती सबसे ज़्यादा स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बेटा जब सन से सन रे चलती है तो बेटा वैक्यूम है वहाँ पे। जब सन से चलना शुरू किया इसने, और बेटा जैसे ही ये अर्थ पे पहुँची, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, हवा की वजह से बेटा थोड़ा रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। और उसके बाद जब नीचे हमारी अर्थ सरफेस पे पहुंचती है तो बेटा वहाँ पे अलग अलग मीडियम से, कहीं पे पानी है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, तो बेटा उसकी वजह से भी ये रिफ्रैक्शन फिर और ज़्यादा होता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। रीज़न यही है, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इसकी वजह से होता है क्योंकि बेटा स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा होगी वैक्यूम में, फिर होगी बेटा एयर में, फिर होगी वाटर में, उसके बाद अलग अलग मीडियम की अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है, कि स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में कितनी रहेगी। इसको बेटा अपनी कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई बेटा इसकी डेफिनेशन। अब बेटा जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़े था कि उसका फर्स्ट लॉ होता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होता है, इसी तरह बेटा रिफ्रैक्शन में भी अलग अलग रूल्स हैं। अब बेटा अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। इसके लिए आपका प्रैक्टिकल भी होगा, आपके स्कूल में साइंस लैब में प्रैक्टिकल होगा बेटा इसका। अब इसमें एक डायग्राम आपको ज़रूर बनाना पड़ेगा हर बार जब भी आपसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछेगा, आपको ये वाला डायग्राम 101% बनाना पड़ेगा बेटा। इसमें हम ये जो चीज़ लेते हैं ये है बेटा एक ग्लास स्लैब, ये है बेटा ग्लास स्लैब, ठीक है, शीशे का टुकड़ा है बेटा, स्लैब है ग्लास की। अब बेटा इसमें हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, हमारी इंसिडेंट रे आएगी बेटा एक, मान लिया ये हमारी एक इंसिडेंट रे यहाँ पे आई सरफेस पे, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब हमें पता है सरफेस के साथ जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना दे, मान लिया कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है बेटा, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल वाली लाइन को क्या बोलते थे हम लोग? रिफ्लेक्शन में पढ़ा हमने नॉर्मल, है ना। ये बेटा ये जो लाइन है जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। अब बेटा देखो ये कौन से मीडियम है? ये एयर है, ये क्या है? ये है ग्लास। अब मीडियम चेंज होने लग रहा है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑब्वियस सी बात है, रिफ्रैक्शन होगा। अब बेटा जैसे ही ये इसके अंदर आएगी, ये रे ऑफ लाइट इसके अंदर आएगी, तो बेटा ये हो जाएगी बैंड। मार्कर चेंज कर लेते हैं बेटा, ये सेम रे ऑफ लाइट है लेकिन ये कैसी हो गई? बैंड हो गई बेटा। ये कुछ ऐसे ट्रैवल किया इसने इसमें, ठीक है। अब बेटा देखो ये इस मीडियम और इस मीडियम की बाउंड्री पे दोबारा आ गई, तो बेटा यहाँ पे भी हम लोग क्या बनाएंगे? यहाँ बनाएंगे बेटा एक नॉर्मल, एक नॉर्मल यहाँ भी बना लेंगे, ठीक है। ये भी क्या बेटा? एक नॉर्मल। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ था, अब दोबारा दोनों मीडियम की बाउंड्री पे रे ऑफ लाइट आ गई है, तो बेटा एक बार दोबारा मीडियम यहाँ भी चेंज होगा और ये दोबारा रिफ्रैक्ट होगी बेटा। रिफ्रैक्शन दो बार होगा इसमें, एक बार जब एंटर करेगी इसमें और एक बार जब इससे बाहर
एक बार जब इससे बाहर आएगी। ठीक है बेटा, अब हम लिख लेते हैं इस रे को बेटा क्या बोलेंगे, जो बाहर आने लग रही, ये है बेटा इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। और बेटा हमेशा याद रखना, ये वाली लाइन जो है ना, अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे, ऐसे अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, ये दोनों लाइंस बेटा हमेशा ही पैरेलल होंगी। ठीक है। और बेटा इन दोनों के बीच के जो गैप होता है ना, इनके बीच का जो गैप है हमारा, ये वाला गैप बेटा, इसको हम डिनोट करते हैं डी से। डी क्या है बेटा, डी है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, इन दोनों लाइनों के बीच का जो गैप होता है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल आएगी। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, उसमें आप नोटिस करना, अगर आप इस लाइन को स्ट्रेट अगर एक्सटेंड कर दो, तो बेटा ये और ये लाइन दोनों ही क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और इन दोनों लाइंस के बीच का जो गैप है बेटा, उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और वो क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, अब इसमें एंगल आई और एंगल आर और बना लेते हैं। बेटा हमें पता है नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में क्या बनता है, एंगल आई। और बेटा जो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, इसके बीच में क्या बनेगा, एंगल आर। ये बेटा यहाँ पे एंगल आर है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं एंगल आर। ये बेटा I1 होगा, ये R1 होगा। ऐसे ही बेटा जब इस वाले मीडियम में लाइट ट्रैवल करने लग रही है, तो बेटा इस वाले एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल I2, एंगल ऑफ, ये तो इंसिडेंट हो गए ना इस वाली बाउंड्री के लिए, यहाँ पे ये वाली इंसिडेंट थी और ये रिफ्रैक्टेड थी। लेकिन जब इस मीडियम में चलने लग रही काफ़ी देर तक, और बेटा दोबारा इसका मीडियम चेंज हो रहा है, तो बेटे इन दोनों के लिए ये वाली इंसिडेंट हो गई और ये रिफ्रैक्टेड हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गया, एंगल R2। ठीक है, अब बेटा ये एंगल आई क्या है, एंगल आई हमारा यहाँ पे है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम है जो हमारा रिफ्लेक्शन केस में था। ठीक है, और हमारा एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, ये हमारे हो गए दोनों। अब बेटा इसके बाद लिख लेते हैं जो इनकी लॉ है, लॉ क्या क्या है। बेटा इसका पहला लॉ है हमारा, इसका फर्स्ट लॉ है बेटा हमारा, द इंसिडेंट रे the refracted ray and the normal all lie in same plane। अब बेटा जैसे उसमें पढ़ा था ना, रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ था कि ये जो तीनों चीज़ें हैं उसमें क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो 90 डिग्री वाली लाइन थी, वो बेटा सिंगल प्लेन में लाई करती थी। ऐसे ही बेटा सेम केस इसमें है। मान लिया ये मेरा हैंड एक मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ये बेटा इंसिडेंट है, ये क्या है, नॉर्मल हो गई जो 90 डिग्री बना रही है, और बेटा जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों ही एक पॉइंट या फिर एक प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका फर्स्ट लॉ। अब बेटा इसका पढ़ते हैं हम लोग सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ बेटा क्या होता है, सेकंड लॉ है इसका, सेकंड लॉ है द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ, बेटा यहाँ रेशियो आएगा। ठीक है, ये थोड़ा मिस हो गया था एक वर्ड, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज
constant for the given color of light and for a given pair of medium। ठीक है बेटा, इसको समझते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द गिवन कलर ऑफ लाइट एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अब बेटा स्पेसिफिक पेयर होगा मीडियम का और बेटा स्पेसिफिक कलर होगा आपकी लाइट का। अगर आपको मीडियम दे दे एयर और ग्लास स्लैब का, और बेटा जो आपको लाइट दे दे आपको येलो कलर की, तो बेटा उसका जो रेशियो होगा ना वो हमेशा ही कांस्टेंट होगा। किस चीज़ का? उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, लेकिन उसका साइन का एंगल। बेटा मैथमेटिक्स की टर्म में तो बेटा ये होगा साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर इक्वल्स टू, ये बेटा कांस्टेंट होता है हमेशा ही। ठीक है। और बेटा ये जो सेकंड लॉ है ना, इसको हम एक नाम से और जानते हैं। दूसरा नाम क्या है बेटा इसका? इसका दूसरा नाम है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिस लॉ ऑल्सो known as Snell लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बजाय आपसे क्या पूछ दे, व्हाट इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेटा आपको यही वाली स्टेटमेंट लिखनी है मैथमेटिकल फॉर्म में, साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर। ठीक है बेटा, साइन ऑफ एंगल आई डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल आर हमेशा ही क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, अगर ज़्यादा कराऊँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। इससे आगे का टॉपिक हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा वो भी टॉपिक इसी के अंडर आता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, लेकिन हमारी वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो तो आज की क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो बेटा आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को मेंशन करके। एंड बेटा इन द एंड अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। और इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना और अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना साथ के साथ। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करते टाइम ज़्यादा दिक्कत ना हो।